हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो ये कहानी मुंबई उस समय का बॉम्बे बॉम्बे का पहला एनकाउंटर का है। हालांकि इससे पहले एक दो एनकाउंटर हुए थे, पर ऑफिशियली ऑन द रिकॉर्ड ये शायद पहला एनकाउंटर था। ये कहानी शुरू कर लूँ इससे पहले इसी से जुड़ी कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। तो करीम लाला या शेर खान, वैसे इसका हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं था। ये अफ़गानिस्तान में पैदा हुआ। कहते हैं कि वहाँ के शाही परिवार में पैदा हुआ, बहुत अमीर घराने में शेर खान। लेकिन 1940 के आसपास पाकिस्तान के पेशावर होते हुए, चूँकि उस वक्त पाकिस्तान था नहीं, तो पेशावर के रास्ते शेर खान मुंबई पहुँचता है कारोबार के लिए। वो चाहता था कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके। तो करीम लाला हिंदुस्तान आता है और धीरे धीरे बिजनेस शुरू करता है। बिजनेस के आड़ में दरअसल वो स्मगलिंग का काम करता है, डायमंड, गोल्ड और दूसरी चीज़ें जो समंदर के रास्ते डॉक्स या दूसरी जगहों से वहाँ। तो उस वक्त में तस्करी सबसे बड़ा धंधा हुआ करता था। तस्करी के धंधे में बड़ी कमाई हुई। तो उस पैसे से वो उस वक्त मुंबई में जुए के अड्डे, शराब की दुकानें खोली। वो भी चल पड़ा। फिर उसने लोगों को पैसे उधार देना शुरू कर दिया। तो करीम लाला का देखते देखते नाम हो गया। उस वक्त में एक दूसरा शख्स था जो तस्करी में अपना नाम कमा रहा था, जिसका नाम हाजी मस्तान। लेकिन हाजी मस्तान को मालूम था कि करीम लाला का चारों तरफ दबदबा है, कब्जा है, और उस वक्त अंडरवर्ल्ड में खून खराबा, लड़ाई बड़ी कम हुआ करती थी। तो हाजी मस्तान ने भी सोचा मिल बैठ के बात करते हैं और दोस्ती करके काम करते हैं। करीम लाला से फिर दोस्ती हो गई और इलाके बंट गए। तो ये इलाका तुम्हारा, ये हमारा। तो इस बीच में एक और शख्स की एंट्री होती है जो साउथ से आया था, वर्धा राजन। वो भी तस्करी, शराब और जुए के अड्डे में शामिल था। तो वो वर्धा राजन को लगा कि वो भी अकेले या लड़के ये सब नहीं कर सकता। तो उसने भी करीम लाला से हाथ मिला लिया और अब 3 इलाके बंट गए। और उस वक्त में सभी काम और लोग उसूले वाले हुआ करते थे। तो कोई भी किसी के इलाके में नहीं घुसता था और बिना खून खराबे के तीनों का काम चलने लगा। और ये सारी चीज़ें चलती रहीं। लेकिन करीम लाला, हाजी मस्तान और वर्धा राजन के बाद 80 के दशक में अचानक एक और अंडरवर्ल्ड जो नया डॉन बनने जा रहा था, उसकी एंट्री होती है। वो था साबिर कासकर, जो दाऊद इब्राहिम का बड़ा भाई था। और ये लोग भी क्राइम, तस्करी और सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन 80 के दशक में वक्त बदल चुका था और जो लोग शांति से एरिया बांट के काम करते थे, खून खराबे से बचते थे। लेकिन कासकर और दाऊद इब्राहिम उस रास्ते में नहीं थे। उसका मानना था कि दूसरे गैंग से आगे निकलना है तो उनसे लड़कर निकलना होगा। बीच में हालांकि हाजी मस्तान ने सुलह कराने की कोशिश की थी, लेकिन करीम लाला का जो गैंग था वो पठान गैंग के नाम से भी मशहूर था, क्योंकि उनका नाम शेर खान भी था, तो खान से पठान पड़ा। तो पठान गैंग, उसमें सारे भाई भाई लोग करीम लाला के थे। और उस वक्त में एक तरह पठान गैंग का ही पूरा राज था करीम लाला की वजह से। लेकिन खून खराबा, लड़ाई झगड़े नहीं थे। तो 80 में कासकर की एंट्री होती है। उसके बाद आपस में गैंग वॉर शुरू होता है और एक दूसरे के लोगों को मारने लगते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आया जब करीम लाला को लगता है ये ऐसे मानेंगे नहीं। तो एक कहानी है जिसमें कहा गया कि करीम लाला ने दाऊद को उठवा लिया और करीम लाला के पास लाया गया। तो जब करीम लाला के पास लाया गया तो करीम लाला ने खुद अपने हाथों से दाऊद इब्राहिम की खूब पिटाई की थी। खैर, इसके बाद इनकी दुश्मनी चलती रही। अब पठान गैंग और कासकर फैमिली, मतलब दाऊद इब्राहिम, उस वक्त 80 के दशक में दाऊद इब्राहिम को डॉन बनना था, बड़ा डॉन बनना था, मुंबई में राज करना था। तो इसके लिए उसने बहुत कुछ किया।
और इसी वजह से वो पठान गैंग और दुश्मन हो बन गया। हालांकि इस दुश्मनी को खत्म करने और कम करने के लिए हाजी मस्तान ने बीच बचाव किया, समझौता कराया कि आप एक दूसरे को मारोगे नहीं, एक दूसरे पर हमला नहीं करोगे। पर कहते हैं पठान गैंग और दाऊद ने भी समझौता तो कर लिया, लेकिन पठान गैंग अंदर ही अंदर से नाखुश था दाऊद के इस बढ़ते दबदबे से। इसीलिए वो दाऊद को सबक सिखाना चाहता था। इसी दौरान चौथे कैरेक्टर की एंट्री होती है, मनोहर अर्जुन सुरवे, जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पैदा हुआ। उसके बाद मुंबई आता है ताऊ और ताई के पास पढ़ने के लिए, और मुंबई के कीर्ति कॉलेज में बीए में एडमिशन लेता है। पढ़ने में वो होशियार, बीए 76% के साथ वो पास करता है। लेकिन उसका जो सौतेला भाई, चचेरा भाई, वो क्राइम की दुनिया में दखल रखता था। तो मनोहर अर्जुन सुरवे वो अपने भाई से भी थोड़ा करीब था। तो कॉलेज के टाइम में ही उसने अपना छोटा मोटा गैंग बनाया, छोटी मोटी बदमाशी करता था। तो पढ़ने में तेज पढ़ा लिखा, तो धीरे धीरे वो क्राइम के रास्ते में चलने लगता है। एक बार उसी इलाके में उसके भाई के साथ उसकी किसी से लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में एक शख्स की जान चली जाती है, और इसी केस के सिलसिले में मनोहर सुरवे को और उसके भाई और उसके एक दोस्त, मतलब 3 लोगों को पुलिस पकड़ के ले जाती है। कोर्ट ले जाने के बाद अदालत उनको उम्र कैद की सज़ा सुना देती है। हालांकि उस वक्त उम्र कैद जो हुआ करता था वो 14 साल का होता था। तो उम्र कैद के बाद उन तीनों को मुंबई में नहीं रखा जाता और उन्हें पुणे के यरवदा जेल भेज दिया जाता है। अब वहाँ और भी गैंग होती हैं, उनके साथ मारपीट होती है। जब मारपीट होती है तो जेलर परेशान हो जाता है। फिर उसे वहाँ से निकालकर रत्नागिरी के जेल भेज दिया जाता है। 9 साल बीत जाते हैं जेल में रहते रहते। तो 9 साल के बाद एक दिन मौका मिलता है और मनोहर सुरवे जेल से भाग जाता है। जेल से भागने के बाद वो बॉम्बे आ जाता है। अब उसे ये था कि बॉम्बे में अपना गैंग बनाना है। तो ये कोशिश करता है। दाऊद इब्राहिम के गैंग में वहाँ जगह नहीं मिलती, फिर पठान गैंग में, पर वहाँ भी जगह नहीं मिलती। तो ये छोटी छोटी वारदातें करता रहता है और कुछ लोगों को मारता भी है, सरकारी बैंक लूटता है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ चुराता है, अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाता है। धीरे धीरे मनोहर सुरवे का नाम बढ़ने लगता है और उसके बाद उसका नाम बदलकर अब मन्या सुरवे हो जाता है, क्योंकि उसके दोस्त उसको मन्या कहकर बुलाते थे। तो मन्या सुरवे की कहानी कि नया लड़का आया है, बड़ा डेरिंग है, पठान गैंग तक पहुंचती है। तो पठान गैंग और दाऊद इब्राहिम के बीच समझौता तो हो चुका था, जिसमें ये एक दूसरे को मार नहीं सकते थे। लेकिन पठान गैंग दाऊद के बड़े भाई को सबक सिखाना चाहती थी, और इसीलिए उसने ये सोचा, चूंकि हाजी मस्तान के साथ बात हो चुकी है, समझौता हो चुका है, ऐसा करते हैं कि किसी नए लड़के से ये काम करवाते हैं और नए लड़के को ये काम दिया जाए जो दाऊद के बड़े भाई को ठिकाने लगा सके। मान्या सुरवे से मुलाकात तय होती है पठान ब्रदर्स की, और इसी के बीच मान्या सुरवे को ये काम दिया जाता है कि तुम ये काम करोगे, दाऊद के बड़े भाई साबिर कासकर को मारोगे। मान्या सुरवे को एक मौका चाहिए था अंडरवर्ल्ड में अपनी जगह बनाने के लिए, मुंबई में अपना नाम बनाने के लिए। वो तुरंत तैयार हो गया। 12 फरवरी 1981 मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के पास अक्सर वो रात को दाऊद का भाई साबिर कासकर पहुंचा करता था। रात को जब वो घर लेट जाया करता था तो उसी पेट्रोल पंप में कभी कभी पेट्रोल भी भराया करता था। ये सब चीज़ें रैकी के दौरान पता चल गई थी। मन्या सुरवे अपने लड़कों को लेकर पहुंचता है और 12 फरवरी 1981 की रात उस पेट्रोल पंप पर जो सिद्धिविनायक मंदिर के करीब था, ये लोग 2 गाड़ियों में इंतजार करते रहते। अचानक वहाँ साबिर कासकर की गाड़ी पहुँचती है। गाड़ी में ये उसको देखते हैं और फिर ये उसे गाड़ी दोनों तरफ से घेर लेते हैं।
और मन्या सुरवे के लोग और मन्या सुरवे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं और दाऊद इब्राहिम के भाई की मौके में ही मौत हो जाती है। उसके बाद वो लोग वहां से भाग जाते हैं। इस कत्ल की खबर अगले दिन सारे अखबारों में, उसके बाद हर तरफ अंडरवर्ल्ड में भी चर्चा का विषय दाऊद के बड़े भाई का कत्ल। जाहिर सी बात है, पहला शक पठान गैंग पर था, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि ये काम एक नए गैंगस्टर ने मन्या सुरवे ने किया। इसके बाद मन्या सुरवे और दाऊद इब्राहिम की दुश्मनी शुरू होती है, लेकिन मन्या सुरवे का इस कत्ल के बाद कद बहुत बढ़ जाता है। इसके बाद मन्या सुरवे बहुत सारे क्राइम करने लगा, इवन उसने पुलिस वालों पे भी हमला किया। उसके बाद उसने अपना अलग अलग गैंग बना लिया और इस गैंग ने पठान गैंग और दाऊद गैंग दोनों को ही पीछे छोड़ना शुरू कर दिया और इसको लेके दोनों ही गैंग चिढ़ने लगे कि एक नया लड़का आया और हमारी जगह लेने की कोशिश कर रहा है और मन्या सुरवे का क्राइम बढ़ता जा रहा है। पुलिस भी उससे बहुत परेशान हो गई। पहले ही 80 से 81 के दौरान में पठान गैंग और दाऊद इब्राहिम गैंग के बीच में होने वाले खून खराबे से पुलिस परेशान थी। दोनों को वार्निंग भी दिया गया और इधर मन्या सुरवे भी एंट्री ले लेता है। तो बॉम्बे पुलिस को अब 3 तरफ से परेशानी थी और इन्हीं सब को देखते हुए बॉम्बे पुलिस ने फैसला किया कि इन गैंग को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। बाकायदा उन सभी गैंग को मैसेज भी भेजा गया और इसके बाद फैसला ये हुआ कि जो पहला गैंग जिसे रोका जाए वो है मन्या सुरवे। तो मन्या सुरवे को रोकने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई और इस टीम को लीड इसाक बागवान ने किया, जो उस वक्त क्राइम ब्रांच में एक अफसर थे। और ये हुआ कि मन्या सुरवे का एनकाउंटर किया जाए। फिर एक एक करके मन्या सुरवे के गैंग के लोगों को पकड़ा गया, मारा गया, लेकिन मन्या सुरवे को नहीं पकड़ा पाए। जैसे जैसे उसके लड़के पकड़े जाते वो अपनी जगह बदलता रहता। बीच में वो मुंबई छोड़कर भाग गया, फिर वापस आया, फिर अलग अलग जगह ठिकाने में रहने लगा। और खतरनाक इतना कि उसे पता चल जाए कि कोई पुलिस वाला उस पर हमला करने वाला है तो वो बिना सोचे समझे गोलियां चला देता था पुलिस वालों पर, पुलिस पर हमला कर देता था। और यही सब देखते हुए पुलिस बड़ी सावधानी से उसका पीछा कर रही थी। लेकिन लगभग दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई के कत्ल के 1 साल बीत चुके थे। मन्या सुरवे के गैंग के ज़्यादा से ज़्यादा लोग या तो पकड़े गए या मारे गए, लेकिन मन्या सुरवे का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। लेकिन उसी बीच एक तारीख आती है और वो तारीख 11 जनवरी 1982। दाऊद इब्राहिम के एक खास गुर्गे ने मुंबई पुलिस से कहा कि आज दोपहर को 1:30 बजे 1:30 पर के आसपास वडाला एरिया में अंबेडकर कॉलेज जंक्शन के पास मन्या सुरवे आएगा और वो टैक्सी से आएगा। खबर एकदम पक्की थी और वो वहाँ पर एक ब्यूटी पार्लर है, वहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के पास आ रहा है और अपनी गर्लफ्रेंड को पिक करेगा और फिर वो दोनों वहाँ से कहीं चले जाएंगे। तो पुलिस ने मन्या सुरवे के बारे में जब तफ्तीश की थी तो ये पता चला था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, पर ये नहीं पता था तब तक कि वो कौन है, ताकि उस लड़की के जरिए मन्या सुरवे तक पहुंचा जा सके। और मन्या सुरवे ने भी इस बात का ख्याल रखा था, लेकिन उस मुखबिर को सारी चीज़ें मालूम थी। तो 11 जनवरी 1982 को उस मुखबिर ने पुख्ता जानकारी दी कि आज वो वडाला इलाके में अंबेडकर कॉलेज जंक्शन में टैक्सी से आएगा, 1:30 से 2 के बीच में आएगा और अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर जाएगा। तो खबर में सुनते ही पूरी क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो 3 टीमों में, जिसमें 18 लोग शामिल थे, 18 अफसर हथियार से लैस होकर अंबेडकर कॉलेज जंक्शन के चारों तरफ फैल जाते हैं और इंतजार करते हैं कि ठीक करीब 1:30 बजे के आसपास एक टैक्सी से कोई उतरता है। चूंकि वो पहले ही जेल में रहा, कोर्ट में पेशी हुई, पुलिस ने गिरफ्तार किया था, तो मन्या सुरवे के टैक्सी से उतरते ही पुलिस उसे पहचान लेती है। लेकिन तब तक मन्या सुरवे ने भी पुलिस जो सादी वर्दी में थी उनको पहचान लेता है और समझ जाता है कि वो यहाँ क्यों आए हैं। और इसी के बाद कहते हैं कि वो अपनी रिवॉल्वर निकालता है
और इससे पहले कि वो गोली चलाता, इसाक और उनके एक साथी जो पहले से ही तैयार थे, वो मन्या सुर्वे का निशाना लेते हैं और सीधे गोली दाग देते हैं। 5 गोली उसके सीने में मारी जाती है और 1 गोली उसके गर्दन में लगी थी। मन्या सुर्वे वहीं ढेर हो जाता है। उसके बाद पुलिस उसे उठाती है, लेकिन वो अभी भी मरा नहीं था। फिर उसे पुलिस की गाड़ी में डाला जाता है और वहाँ से 10 से 12 मिनट की दूरी में एक हॉस्पिटल था। तो पुलिस की गाड़ी को 10 से 12 मिनट में पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन गाड़ी में डालने के बाद और गाड़ी जब वहां से चली, 30 मिनट तक गाड़ी हॉस्पिटल नहीं पहुंचती, बल्कि वो गाड़ी बहुत ही धीरे और वही सड़क में घूमती रहती। और कहते हैं इसकी यही वजह थी। तब मन्या सुर्वे की सांसें चल रही थी, इतनी गोली खाने के बाद भी। और पुलिस की टीम नहीं चाहती थी कि जब मन्या सुर्वे हॉस्पिटल पहुंचे तो उसकी सांसें चलती रहें और डॉक्टर उसका इलाज करें और वो ठीक हो जाए। तो पुलिस चाहती थी कि जब ये अपनी आखिरी सांसें ले चुका हो तब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाए, और इसीलिए 10 से 12 मिनट का जो सफ़र था उसे पूरे करने में पुलिस को 30 मिनट का समय लगा। तो कहा जाता था कि इस इनकाउंटर में ये श्योर करना था कि मन्या सुर्वे किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए, और हुआ भी यही। जब तक ये हॉस्पिटल पहुंचता, मन्या सुर्वे की मौत हो चुकी थी। इसके बाद मन्या सुर्वे की मौत की खबर अगले दिन सबको मिली, सारे अखबारों और न्यूज़ में सुर्खियों में थी। और इस मौत से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ दाऊद इब्राहिम को, क्योंकि दाऊद इब्राहिम को एक वक्त में ये खतरा हो गया था कि जिस तेज़ी से ये बढ़ रहा है तो ये उसके गैंग को भी पीछे छोड़ देगा। तो 11 जनवरी 1982 को मन्या सुर्वे का इनकाउंटर हुआ। उसकी मौत के बाद 1982 एक तरह से दाऊद के बड़े भाई के मौत का बदला भी पूरा हुआ। तो ये कहानी थी मुंबई के पहले इनकाउंटर की और मन्या सुर्वे की। आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आई हो। मिलते हैं फिर अगले किसी कहानी में। थैंक यू। जय हिंद।